लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आजाद कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक उनका कह सकते हैं जाना माना नाम है और ऐसे में उन पर हुए जानलेवा हमले को लेकर के एक ट्वीट तक ना करना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। और जिस जा रहा है कि जितना लंबा समय लिया गया उन चारों जो है लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, जो बदमाश वहाँ पर फायरिंग की थी जिन्होंने, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल जो है चंद्रशेखर आज़ाद को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जो है उस यात्रा को और ज़्यादा विस्तार करने के लिए एक मौका चाहिए। हमने 2-3 ऐसे मामले देखे उत्तर प्रदेश में जिसमें सीधे सीधे योगी सरकार पर सवाल उठाए, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं भीम आर्मी के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद इस वक्त यूपी की सियासत में चर्चा का विषय बने हुए हैं। जब से उन पर जानलेवा हमला हुआ है तब से यूपी की सियासत गरमाई हुई है। योगी सरकार पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो चुके हैं कि आखिरकार योगी सरकार के नेतृत्व में कानून व्यवस्था कैसी है, जिससे कि गुंडाराज को यहां पर बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में देखा जाए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर यहां पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने अपनी बात रखी है। तमाम विपक्षी दल के नेता चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में उतर आए हैं और अब मांग की जा रही है कि उन्हें Z+ सुरक्षा मिल जानी चाहिए। लेकिन दूसरी ही तरफ हम सभी ने देखा कि योगी सरकार से राज्य मंत्री रघुराज सिंह साफ कह चुके हैं कि उन्हें ये सुरक्षा नहीं मिलेगी। वह तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दिखावा कर रहे हैं। ये तो उन्होंने खुद के लिए प्लान कर रखा था, यानी कि चंद्रशेखर आजाद ने खुद के लिए ही ये साजिश रच रखी थी। अब ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं देश के प्रथम नागरिक को लिए। जी हाँ, राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि किस तरह से यूपी की सियासत में अलग अलग क्षेत्रों में अब राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं चंद्रशेखर आज़ाद, जिन पर जो हमला हुआ है बीते बुधवार की शाम, उस हमले के बाद से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अब यहाँ पर पोखरण के भड़ियारा क्षेत्र के उपखंड मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने SDM को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंप दिया। वहीं ज्ञापन में दोषियों को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। SDM ओम प्रकाश को दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि सहारनपुर के देवबंद में अज्ञात हमलावरों ने भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यहां पर चंद्रशेखर आजाद पर जो जानलेवा हमला हुआ है, इस मामले में दोषियों की गिरफ्तारी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर न सिर्फ ज्ञापन सौंपा गया है, बल्कि इसके अलावा भी कई अन्य जगहों पर यहां पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रामगढ़ कस्बे में भी भीम सेना अध्यक्ष कंवल सिंह के नेतृत्व में रैली निकाली गई और राष्ट्रपति के नाम SDM अमित कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंप दिया गया। अब देखा जाए तो यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। अब देश के राष्ट्रपति को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर नहीं, इस मामले पर हम राय लेना चाहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि जब देश की महिला पहलवान राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन देती हुई नजर आई थी, तब भी ज्ञापन सौंपे गए थे और उस वक्त भी राष्ट्रपति का इस मामले में कोई हस्तक्षेप देखने को नहीं मिला था। जब अतीक अहमद हत्याकांड हुआ था, उस वक्त भी यहाँ पर राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपे गए थे, तब भी यहाँ पर कोई फैसला सुनने को नहीं मिला था। लेकिन ऐसे में अब वो चंद्रशेखर आजाद, जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ तो साजिशें रची जा रही हैं, तो क्या राष्ट्रपति को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए? सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे तमाम सहयोगियों से। सबसे पहला सवाल हम लेना चाहेंगे यहाँ पर हमारी सहयोगी प्रज्ञा से कि आखिरकार वह क्या कुछ कहती हैं। जिस तरीके से ब्रजभूषण सिंह के मामले में इस वक्त सियासत काफ़ी ज़्यादा गरमाती हुई नजर आई थी, वहीं देखा जाए तो वो मामला अब तक शांत नहीं हुआ। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर योगी सरकार लगातार तमाम बड़े बड़े विवादों का सामना कर रही है। ऐसे में यहाँ पर ये देखना होगा क्या राष्ट्रपति को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर प्रज्ञा से लेना चाहेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। आज चंद्रशेखर आजाद भरतपुर पहुंचे और आखिरकार भरतपुर में वह किस तरीके से अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद यहां पर अब डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। तो प्रज्ञा, आपसे अहम सवाल यही बनता है, क्या यहां पर योगी सरकार की तरफ से जो मना कर दिया गया, इनकार कर दिया गया कि उन्हें सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए, तो क्या चंद्रशेखर आजाद का ये दिखावा था सिर्फ?
देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ चंद्रशेखर आज़ाद पर जो हमला यहाँ पर हुआ है, देखिए इसे लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई तरह के कयास भी लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश में जहाँ एक और लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि चलिए आप सुरक्षा के लिए इनकार कर दे रहे हैं, लेकिन फिर भी चंद्रशेखर आज़ाद कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक उनका कह सकते हैं जाना माना नाम है, और ऐसे में उन पर हुए जानलेवा हमले को लेकर के एक ट्वीट तक ना करना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। और जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद को सुरक्षा देने से मना कर दिया गया है, तो इस पर भी लगातार उनके समर्थकों का यही कहना है कि चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरह से उन्होंने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी, उन्हीं के गढ़ से मैदान में उतर के, तो कहीं ना कहीं इस बात से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी ज़्यादा नाराज थे और इसीलिए उन पर हुए जानलेवा हमले के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा ना देना, उनके समर्थक इसे भी साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि राजनीतिक कह सकते हैं कि नाराजगी या मनमुटाव जो भी है, इसके चलते ही ये फैसला लिया गया है। हालांकि सच्चाई क्या कुछ है, इसे लेकर के कयासों का दौर अभी भी जारी है और आने वाले समय में पता चल ही जाएगा कि आखिरकार सुरक्षा क्यों नहीं दी गई है। देखिए, अभी यहाँ पर देखा जाए तो योगी सरकार पर जिस तरह से सवाल उठ रहा है और 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो लोकसभा चुनाव पर इसका कोई असर पड़ सकता है या फिर नहीं? बिल्कुल, देखिए वाकई में पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद पर जानलेवा हमला हुआ, इससे पहले भी हमने 2-3 ऐसे मामले देखे उत्तर प्रदेश में जिसमें सीधे सीधे योगी सरकार पर सवाल उठाए, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल उठाए, और जिसके चलते कहीं ना कहीं आम जनता के मन में भी ये सवाल है कि जो ऐसी जाने मानी हस्तियों को नहीं बचा पा रही है, जिनकी लॉ एंड ऑर्डर, आखिरकार वो आम जनता का समर्थन कैसे करेंगे, आम जनता को कैसे बचा पाएंगे। और जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद के जो समर्थक है वो लगातार कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश के चलते चंद्रशेखर आज़ाद पर ये हमला कराया गया। और जिस तरीके से अब अगर मैं बात करूं, इससे पहले भी अतीक अहमद कांड के चलते योगी सरकार की काफी ज्यादा किरकिरी हुई है। हाल ही में जिस तरीके से आपने पहलवानों का जिक्र किया, तो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर भी योगी सरकार और साथ ही उत्तर प्रदेश की पुलिस पर कई सवाल पहले भी खड़े हो चुके हैं। तो देखिए, जनता सब कुछ देख रही है और कहीं ना कहीं आगामी लोकसभा चुनाव में इसका असर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। वाकई में देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2024 में इसका असर तो देखने को मिल सकता है। सवाल यहाँ पर लेना चाहेंगे अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिसे बार बार कई अहम मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपना, क्या वाकई में राष्ट्रपति का इस मामले में हस्तक्षेप होना चाहिए अबरार? देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपना कहीं ना कहीं ये इस बात की प्रमुखता को दर्शाता है कि ये मामला कितना संगीन है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये उस क्षेत्र में हुआ है जहाँ से वो खुद आते हैं, और इस पूरे मामले को अगर देखा जाए कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, ख़ासतौर से जो भारतीय जनता पार्टी या फिर कहे कि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाते नजर आते हैं, उनके इस पूरे दावे की ये हादसा जो है वो पोल खोलता है। और दरअसल इसके बाद ये माना जा रहा है कि जितना लंबा समय लिया गया उन चारों जो है लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, जो बदमाश वहाँ पर फायरिंग की थी जिन्होंने, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल जो है चंद्रशेखर आज़ाद को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जो है उस यात्रा को और ज़्यादा विस्तार करने के लिए एक मौका चाहिए था, और ये जानबूझ करके इस हमले के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मौका मिल गया है। और इस पूरे मामले को वो लोकसभा चुनाव 2024 में भुनाने का पूरा मन बना चुकी है, और कहीं ना कहीं लोगों के तरफ से जो भावनाएं उनसे जुड़ी हुई है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है। ख़ास करके जब उत्तर प्रदेश में मायावती पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से देखा जाए तो सिमटती चली जा रही है, उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं जो है ख़त्म होने के दाने पर आ गया, मात्र एक विधायक रह गया। तो ऐसे में उनके लिए एक जो है बड़ा मौका है कि वो इस पूरे मामले को भुनाएं, उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने राजनीतिक अस्तित्व को कायम करें। आखिरी छोटा सा सवाल, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग की जा रही है और यूपी में हम देख रहे हैं कि गुंडाराज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है विपक्षी दलों के मुताबिक, क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा होना चाहिए? बिल्कुल, अगर आप किसी एक जो है कृत्य पर, किसी एक काम करने पर अपनी पीठ थपथपाते हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर इस तरीके की घटना घटती है तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको जिम्मा लेना पड़ेगा, और इस पर अपने जो है नैतिकता को दिखाते हुए अपने इस्तीफे को सौंपना चाहिए। क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी माफ़ कीजिएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में से पहले भी कई बड़े हादसे हुए जिस पर जो है कई बार इस तरीके के दावे किए गए, लेकिन उसके बाद मामला पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।
वाकई में देखा जाए तो जब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नाम किसी के भी जहन में आता है तो सबसे पहले जहन में बुलडोजर और एनकाउंटर जैसे शब्द भी आ जाते हैं। ऐसे में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अब तक कई एनकाउंटर्स हो चुके हैं और ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो अब गुंडाराज कहीं ना कहीं लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के चलते अब यहाँ पर उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का इस मामले में कोई हस्तक्षेप देखने को मिलता है या फिर नहीं। लेकिन इस पूरे ही मामले पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रख सकते हैं। इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। देखो, मैं गोली से डरता नहीं, मैं गोली से बंदूकों से नहीं डरता हूँ। मैं संवैधानिक रास्ते से चलता हूँ, संविधान को मानता हूँ। गोली चलाने वालों को भी कहना चाहता हूँ, कुदरत उनको सद्बुद्धि दे, गलत जगह पंगा ले रहे हैं। मैं झगड़ा नहीं चाहता, मैं अपने लोगों को भी ये कह रहा हूँ कल से शांति बनाओ को और संविधान के रास्ते चलो। वो हमें डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि जो हम राजनीतिक ताकत हमारी बन रही हो कमज़ोर हो जाए, हम दूसरी दिशा चले जाएँ। लेकिन ये भी एक अटूट सत्य है कि हम संविधान के जरिए जवाब देना जानते हैं और किसी को गलतफहमी हो तो वो गलतफहमी सुधारने का समय वो क्यों वो कर रहे थे, वो पाला खींच लें। मुझे ही तो मारना है ना, वो बता दे मैं चला जाऊंगा मरने में, अगर मेरे लोगों के साथ तो ये खेल ना खेले ना। मैं तैयार हूँ, अगर मेरे मरने से हमारा आंदोलन आगे बढ़ता, हमारे लोग खड़े होते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि ये आज लोकतंत्र है। गोली की भाषा से एक चंद्रशेखर मरेगा तो क्या हो जाएगा, हजारों चंद्रशेखर पैदा हो जाएंगे। ये समाज, बहुजन समाज तो उपजाऊ समाज है। एक मरेगा, हजार पैदा हो, कितने चंद्रशेखर मारोगे? और मारो गोलियों में। सत्ता का संरक्षण आपको है, मुख्यमंत्री आपका अपना है, खूब चंद्रशेखर को मारो, हर जिले से चंद्रशेखर पैदा होंगे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब को सपना पूरा करे बगैर संविधान को लागू करवाए हम लोग जाएंगे नहीं। पहली घटना आपके साथ मुजफ्फरनगर में हुई, दूसरी अब देवबंद में, क्या लगता है कि आसपास का क्षेत्र उससे पहले बुलंदशहर? अगर पहली घटना पे ठोस कार्रवाई हो जाती तो अपराधियों के हौसले कमजोर होते। लेकिन मैंने कहा ना कि एक रानी का नहीं, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा है, एक गरीब माँ का बेटा है, तो मर जाए क्या फ़र्क पड़ा, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? उनका रास्ते कांटा आसान से निकल रहा है तो इसलिए उनको लगा कोई वो नहीं। लेकिन जनता समझ रही है। मेरे एक एक खून का जवाब मेरे लोग जो है ना मुझे संरक्षण दे के लेंगे और वो सबक सिखाएंगे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिसके अब संरक्षण में गुंडे पल रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, क्या ये पॉलिटिकल अटैक था आपको लगता है? पुलिस जांच कर रही है कि मेरे मरने से किसको फ़ायदा हो सकता है, कौन मुझे चाहता मैं मर जाऊं। पुलिस जांच कर रही है, मुझे उम्मीद है पुलिस फेयर जांच करके, कोई मैनिपुलेट करके नहीं, सही जवाब देगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। चंद्रशेखर का जो कद बढ़ रहा है देश के अंदर, कई मुख्यमंत्रियों ने भी अब ट्वीट किया है, ओवैसी ट्वीट कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, तो इस चीज़ को क्या ये लगता है? कुछ भी गलत होगा तो लोग बोलेंगे। अगर कल मेरी जान ही चली जाती तो लोग फिर भी तो उनको पीड़ा होती, उनको अपना भी देखना है, कल उनके साथ भी हो सकती है। ये लाइन ही विचारधारा ही गलत है कि गोली से वो करो, और ये बीजेपी की भाषा है, गोली मारो सालों को, ये वो उपजाऊ हो रही है। देखिए, बहन जी से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, मैंने उनको हमेशा बड़ा माना, वो मुझे छोटा नहीं मानती अपने परिवार का। उनको ये घटना छोटी लगी, शायद अगर मैं मर भी जाता शायद उनको इस पर कोई शायद बुरा नहीं लगता, मुझे उनसे कोई दुख नहीं है। मेरे लोग मेरे साथ हैं, ये बहुत, और वो समझ रहे हैं कि जो उनके लिए मरने को तैयार है, जिसने जो जान पे जिसकी बनाई है, वो हमारा अपना है। मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे, मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूँगा। लगभग सभी दलों के लोग आपसे मिलने आए हैं, कैसा देखते हैं, क्या? नहीं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ बस सबका